और इस वक्त मुंबई से अहम खबर यस बैंक के बहरान मामले से जुड़ी हुई, जिसमें एक बार फिर से राणा कपूर को तफ्तीश के लिए ईडी दफ्तर ले जाया गया है। बीती रात भी राणा कपूर के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और पूछताछ की थी। उन्होंने ताउन करने का वादा किया था और अब ये अहम खबर कि राणा कपूर को तफ्तीश के लिए ईडी दफ्तर ले जाया गया है। बीती रात राणा कपूर के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। तो मुंबई से अहम खबर, जहां यस बैंक से जुड़े मामले पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है और राणा कपूर को तफ्तीश के लिए ईडी दफ्तर ले जाया गया है। आपको बताएं कि बीती रात भी राणा कपूर के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। तो यस बैंक की बानी है राणा कपूर और यस बैंक बहरान मामले से ही जुड़ी हुई ये अहम खबर। कल भी पूरी रात राणा कपूर से पूछताछ होती रही है और आराम के लिए कुछ वक्त देने के बाद फिर से उनसे ईडी ये पूछताछ कर रहा है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हम मुंबई का, जहां इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ एसोसिएट एडिटर यतिन जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार राणा कपूर के साथ ईडी जो है वो अपनी पूछताछ जारी रखे हुए है, यानी लगातार इस अहम मामले पर नजर रखे हुए है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यतिन जी। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, येस बैंक की जो हालत खराब हुई है उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और जो जांच एजेंसियां हैं इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो अभी दिक्कतें आ रही हैं येस बैंक के लिए, उसके अंतर्गत जो आरबीआई ने एक स्कीम कल फ्लोट की थी, जिसके अंदर उन्होंने एसबीआई को इन्वेस्टर बैंक की हैसियत से नियुक्त किया है। ये स्कीम के अंतर्गत एसबीआई निवेश करेगा येस बैंक में और वो जो मिनिमम अमाउंट है वो होगा करीब करीब 2450 करोड़ रुपए। इससे क्या फायदा होगा कि जो डिपॉजिटर का पैसा अटका हुआ है येस बैंक में वो काफी हद तक वापस आ सकता है। और हमको ये बताया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से और आरबीआई से कि जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं येस बैंक को, उनके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है, सारा पैसा सेफ है। और ये पैसा सेव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, इसके अंदर जो लीड इन्वेस्टर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सोमवार को भी एक आरबीआई के अंदर मीटिंग होगी, जिसके अंदर एसबीआई अपना निवेश का जो फाइनल डिटेल्स है वो तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल जो गड़बड़ियां चल रही हैं येस बैंक में, उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, इनकी सारी कार्रवाइयां शुरू है। जी यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि येस बैंक के बहरान मामले से जुड़ी ये अहम खबर है, जहां राणा कपूर को तफ्तीश के लिए एक बार फिर से ईडी दफ्तर ले जाया गया है। आगे बढ़ेंगे। येस बैंक को बहरान से निकालने के लिए एसबीआई के पास मंसूबा है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि एसबीआई येस बैंक में 2450 करोड़ रुपए सरमाया लगाने का मंसूबा रखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एसबीआई येस बैंक के 49% शेयर खरीद सकता है। India and our investment and legal team, it is doing their due diligence on the draft scheme. There is a time given till Monday for us to go back to Reserve Bank of India with our comments. Second is, we had informed through the stock exchange that SBI board has given in principle approval to explore the possibility of picking up a stake up to 49% in Yes Bank. And there are so from this perspective, as per the draft scheme, as per the board approval, now once we have completed our due diligence, we will go back to Reserve Bank of India with our comments. और माली बहरान का शिकार हुए येस बैंक के मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने
अपने रद्दमल का इजहार किया और कहा कि ये हुकूमत का लाया हुआ बुहरान है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसी के सबब ही ये बैंक डूब रहे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद पर तारिक अनवर ने कहा कि मुल्क की वजारत सेहत जरा देर से एक्टिव होती है, अगर वक्त रहते तैयारियां की जाती तो ये मर्ज इतना भी नहीं फैलता। वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, यस बैंक क्राइसिस जो चल रहा है, जो खाता धारक है उनको कितनी परेशानी हो रही है, जिस तरह से आरबीआई ने गाइडलाइन कर दिया कि 50,000 से ज़्यादा वो अपने अकाउंट से निकाल नहीं सकते हैं पैसे, अफरा तफरी का माहौल है। जो खाता धारक है उनकी चिंता ये है कि जो भी खून पसीने की कमाई है वो अब उनका जो है वो फंस चुका है। किस तरह से इस पूरे क्राइसिस को आप देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार का क्रिएटेड क्राइसिस है। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर समय रहते इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लग जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब सरकार की आंख खुल रही है जब सब कुछ एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का अगर पैसा फंसता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आम खाता धारक है, जो बेचारा दिन रात खून पसीने बहाकर पैसा जमा किया उसने, आज उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी खून पसीने की कमाई डूब रही है। और सरकार की तरफ से जो आश्वासन है उस पर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी सरकार इस तरह का आश्वासन देती है नतीजा ये होता है कि वो पूरा नहीं होता है। तो ये दूसरा बैंक है जहां इस तरह की क्राइसिस पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जो एक प्रकार से अर्थ नीति है या अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से चरमरा गई है। सर, एक सवाल कोरोना वायरस को लेकर है। जिस तरह से पूरे देश में एक डर का माहौल है, लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि पंजाब में भी 2 जो व्यक्ति हैं वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री अलग अलग गाइडलाइंस ज़रूर जारी कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे विश्व में ये फैला हुआ था, भारत सरकार ने, खासकर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने समय रहते बहुत पाबंदियां नहीं लगाई, लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं किया इस पूरे मामले पर। देखिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग और यूँ कहा जाए कि पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, हमेशा उनकी आंखें बहुत देर से खुलती हैं। और जब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, मौतें हो चुकी होती हैं, तो ये कोरोना वायरस का भी यही हाल है। ये बात सही है कि बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही है और ये बात आम हो चुकी थी कि ये एक व्यापक रूप धारण करेगा और उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग को और केंद्र सरकार को उसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लेकिन बहुत विलम्ब से अब उस पर काम हो रहा है। और जिसकी वजह से जाहिर है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तमाम चीज़ों की कमी है। अगर ये कोरोना वायरस भारत में भी इसी तरह से फैला तो हमको लगता है बहुत मुश्किल होगा फिर उस पर नियंत्रण करना। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान और साबिक मरकज़ी वज़ीर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यस बैंक को लेकर सरकार तमाम पहलुओं पर गौर व फिक्र कर रही है और जल्द ही कोई मुस्बित कदम उठाएगी। को लेकर वित्त मंत्री जी ने और एसबीआई के चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है। जो उसके खाता धारक हैं उनको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार सारे पहलू पर चिंता कर रही है और जितनी भी मदद हो सकती है खाता धारकों की जाएगी। जन औषधि दिवस के मौके पर लोगों से बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जज्बाती हो गए। एक मरीजा ने पीएम के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन पीएम मोदी को ईश्वर के रूप में जरूर देखती हैं। पीएम मोदी मरीजा की बात सुनते ही बेहद जज्बाती हो गए, उनकी आंखें तक नम हो गई। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं,
घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के ताल्लुक से कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस ताल्लुक से बेदारी की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करने को कहा। कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है, उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे। आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चिंता करनी है। ये कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो डूज एंड डोंट्स है, उसका पालन करने की जरूरत है। अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे। दिल्ली तशद्दुद के बाद उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जो कि नेपाल सरहद से मुत्तसिल हैं, मुश्तबा सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कुछ ऐसे चेहरों को भी देखा गया है जो कि इन इलाकों के लिए नए ही हैं। दंगे के बाद उत्तर प्रदेश के
उन इलाकों में जो खास तौर पर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर काफ़ी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB ने एक विशेष इनपुट उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेजा और उस मामले में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां पर कई इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, वहां पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है और खासकर कई मदरसों के आसपास ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। और मदरसों के आसपास का जिक्र इस बात का बाकायदा बारे में बताया गया है कि वहां पर कई अनजाने चेहरे देखे जा रहे हैं और वहां पर काफ़ी संदिग्ध गतिविधियां देख रही हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है उस बात का इजहार साफ तौर पर नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला काफ़ी संवेदनशील है। अगर मामलों की बात करें तो तकरीबन 350 ऐसे मदरसों का जिक्र किया गया है जहां पर वहां पर काफ़ी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए IB के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है वो विशेष तौर पर सतर्क हुई है और कई ऐसे इलाकों का भी जिक्र है उस IB इनपुट्स में, जिसमें सिद्धार्थनगर, बहराइच और कई ऐसे इलाकों का जिक्र है कि वहाँ पर विशेष तौर पर निगरानी बरता जाए और वहाँ पर इलाकों में बाकायदा लोगों से भी बाकायदा इस मामले पर बातचीत किया जाए। मामला काफ़ी संवेदनशील है, लिहाजा इस मामले पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है लगातार नज़र बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक अहम खबर सऊदी अरब से, जहां तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया गया है और इस सिलसिले में 3 सऊदी शहजादे भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें शाह सलमान का भाई भी हिरासत में है। साथ ही साथ शाह सलमान के भतीजे पर भी साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर सऊदी अरब से, जहां तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया गया और इस सिलसिले में 3 सऊदी शहजादे हिरासत में लिए गए, जिनमें शाह सलमान के भाई और उनके भतीजे पर भी साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। बेंगलुरु के बिलाल बाग में खवातीन का एहतजाज जारी है। CAA, NRC और NPR के खिलाफ जारी इस एहतजाज ने 28 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। खवातीन के इस एहतजाज में बड़ी तादाद में तलबा भी हिस्सा ले रही हैं। ये रात और दिन का प्रोटेस्ट, ये तवील एहतजाज मरकज़ी और रियासती हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु की खवातीन ने ये फैसला कर लिया है कि वो एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगी। जब तक CAA, NRC और NPR वापस नहीं लिया जाएगा तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कई स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस एहतजाज में, इस प्रोटेस्ट में हर दिन आ रही हैं। बताइए किस लिए यहाँ पर आप आ रही हैं? CAA as an act is very unconstitutional and it goes against everything that our country was formed on, and everything that's happening, all the violence in this country is just because of this act right now, when the government can use their money and their resources for so much more. Look at this road. The infrastructure of the road itself is so damaged. Use the money for that. Use the money for the beggars on the road. Why are you doing this? There is no point to it. It doesn't make any sense. Use your money and resources for something else. एक महीना हो रहा है, थकावट नहीं होती आपको? नहीं, so we're here to protect our constitution. There is no fatigue or tiredness in trying to protect our constitution. So as long as we're here, as long as we're alive and breathing, we'll be there for our constitution. I don't care if people tell me that protests don't work, but I want to be a part of a revolution that helps the country move forward, because NRC coupled with CAA is unconstitutional, it is inhuman, it threatens the entire democracy, and it is fascist in its entire nature. So there's no point of me not coming and not raising my voice, because dissent is what matters, dissent is patriotic, and dissent is what we all need. बेंगलोर के इस एहतजाज में ख़वातीन, मुख्तलिफ शोबे हयात की ख़वातीन यहाँ पर हाजिर हैं और अपने एहतजाज का, अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही हैं। ख़वातीन के ये एहतजाज का सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो बताइए मैडम कि आप जो है अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई हैं। मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, इसका नाम मूसा है, और मैं ये सब के खिलाफ हूँ। वो परेशान क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कितनी अच्छी बात बोलते हैं, महिलाओं के लिए 3 तलाक के लिए बोले, ये बोले, अभी इनको औरतें नहीं दिखाई दे रही है। अरे ये कितनी उम्र का है, वो बहन छोटा है, फिर भी वो हम लोग यहाँ से लगातार आ रही हूँ। मैं 25 दिन से आ रही हूँ।
25 दिन से आप आ रही हैं, घर में जाहिर सी बात है बहुत काम काज रहता है, घर में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सबको मालूम है। अगर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये करना नहीं होता है। मेरे हस्बैंड स्कूल छोड़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे घर की जिम्मेदारी उठा के हैं। कब तक आप आती रहेंगी यहाँ पर? जब तक आती रहूंगी ये सब चीज कैंसिल नहीं हो जाएगी। बहरहाल बेंगलुरु के बिलालबाग का ये एहतजाज सिर्फ एहतजाज ही नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुका है, एक मोमेंट बन चुका है। कैमरामैन लोकेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। टीम इंडिया के साबिक सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वसीम जाफर की एंट्री सन 2006 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हुई थी। उन्होंने 31 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 34.11 की औसत से वसीम जाफर ने 1944 रन बनाए। उनमें 5 सेंचुरीज और 11 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। वेस्टइंडीज में वसीम जाफर ने डबल सेंचुरी भी स्कोर की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में वसीम जाफर का करियर घरेलू क्रिकेट जैसा चमकदार नहीं रहा। अलबत्ता घरेलू क्रिकेट में जाफर का बल्ला खूब चमका। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। 150 रणजी मैच खेलने वाले जाफर पहले खिलाड़ी हैं। खबरों में इतना ही। आदाब।